नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं। परफेक्शन आईएएस आपके लिए लेकर आया हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय। आज उस श्रृंखला का दूसरा यह वीडियो है जिसमें हमने कल पढ़ा था कि आदिकालीन साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तक से। आज हम हिंदी भाषा का इतिहास में जानेंगे। खास करके एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हिंदी भाषा के इतिहास से, जो बीपीएससी में लगातार जो है पूछता आया है और आगे भी संभावना जो बनती है, वो एक टॉपिक है मध्यकाल में मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास। ये जो टॉपिक है बीपीएससी में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। दो इस तरह के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। एक तो मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास, और दूसरा है मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास। तो इसी अवधि का विकास जो है वो साहित्यिक भाषा के रूप में किस तरह से हुआ है, आज हम इसके बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे इस विषय पर। तो मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के विकास पर आते हैं और उसी विषय पर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अवधि भाषा जो एक बोली के जैसी भाषा थी, जो बोली थी मध्यकाल से पूर्व में भी, लेकिन वो एक साहित्यिक भाषा आधुनिक काल या मध्यकाल में किस प्रकार से बनी है, तो अपने मूल्यों को किस प्रकार स्थापित किया है, अपनी अस्मिताओं को किस प्रकार स्थापित किया है, इसको जानेंगे। तो अवधि भाषा के बारे में थोड़ी सी पहले हम परिचय जो है ये जानेंगे कि अवधि भाषा, ये जानते हैं कि भाषा के विकास के दृष्टिकोण से, इनके वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो अवधि भाषा को कोसली भाषा भी कहा जाता है। कोसली भाषा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कोसल प्रदेश की बोली है। कोसल जो आज के दौर में अवध के इलाके या कह सकते हैं क्षेत्र में पड़ता है। यानी कि अवध से देखेंगे तो अवधि और कोसल से देखेंगे तो कोसली। यानी कि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोसल क्षेत्र की जो भाषा थी वो कोसली के रूप में प्रयोग की जाती थी, और आज अवध क्षेत्र की जो भाषा है वह अवधि वहां बोली जाती है। तो ये एक ऐतिहासिक जो है वो क्रम रहा है। उसके बाद देखते हैं कि अवधि का जो है, अगर भाषा विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विद्वानों ने रखा है। यानी कि पूर्वी हिंदी की जो भाषा है उसमें एक अवधि का नाम भी आता है। ये तो अवधि का एक तरह से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है। अब आते हैं अवधि भाषा के साहित्यिक दृष्टिकोण में कि अवधि भाषा ने साहित्यिक अपनी वर्चस्व को कैसे बनाया, साहित्यिक रूप में कैसे स्थापित हुई, तो उस तरफ से। तो अवधि भाषा के अगर विकास के दृष्टिकोण से, साहित्यिक विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम दो तरीके से इसको समझेंगे कि एक है वो सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, और दूसरा है राम काव्य धारा। इन दोनों काव्य धाराओं जो मध्यकाल में काफी प्रचलित रही है। हम जानते हैं कि सूफी जो काव्य धारा है वह निर्गुण विचार से प्रेरित है। निर्गुण कहने का मतलब कि जो जिसका कोई गुण आकार न हो, इस प्रकार से जो संत कवि होते थे, जैसे कबीर थे, तो कबीर संत कवि थे और निर्गुण संप्रदाय से थे। सूफी कवि भी निर्गुण होते थे, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि वो जो संत से अलग है वो है प्रेम के आधार पर ये काव्य रचना करते थे, प्रेम के आधार पर काव्य करते थे। तो इसलिए इसको जो कहा गया है, सूफी कवियों को, इनकी कविताओं को प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, काव्य धारा
ये है आपको सूफी का परिचय। अब हम जानते हैं कि सूफी कवियों के द्वारा किस प्रकार से मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी भाषा का विकास हुआ है। तो सूफी के द्वारा जो विकास, वो पहला नाम आता है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें चर्चाएं मिलती है, वो एक ग्रंथ है जो आदि काल में यानी कि भक्ति काल से पहले जब हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर की बात होती है तो उस समय भी अवधी का कुछ छिटपुट मिश्रण मिलता है जो अवधी का, तो वो एक ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये जो ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये ग्रंथ, इस ग्रंथकार के नाम है पंडित दामोदर। पंडित दामोदर इनके रचनाकार है। और ऐसा मानते हैं भाषा वैज्ञानिक कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवधी भाषा का मिश्रित रूप जो है, यानी कि अपभ्रंश और अवधी का मिश्रित रूप इसमें दिखाई पड़ता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। एक और ग्रंथ आता है, प्रारंभिक ग्रंथ है वह भी एक, उसका नाम है राउल वेल। राउल वेल नाम है उस ग्रंथ का, राउल वेल जो कवि, ये ग्रंथ है, इसमें भी अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप, अवधी का प्रारंभिक रूप हमें देखने को मिलता है। और ये जितने भी अवधी के रूप है वो एक साहित्यिक रूप में नहीं है, उसमें इसको समझना चाहिए कि अवधी और चूंकि अपभ्रंश मिश्रित वो अवधी है, तो मूल रूप से ये अवधी में नहीं लिखा गया है, बल्कि अपभ्रंश भाषा और उसके बाद अवधी, इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी कि सूफी काव्य के प्रारंभिक दौर की रचनाओं में। अब हम आते हैं जिससे पहली बार ये पता चलता है कि ये साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार से अवधी ने अपना रूप ग्रहण किया है। तो उसमें देखेंगे तो साहित्यिक भाषा के रूप में जो पहला नाम आता है वो है मुल्ला दाऊद की रचना। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है और ये लगभग 1379 ईस्वी में लिखा गया था। तो 1379 ईस्वी में ये पहली रचना है चंदायन, जिससे यह पता चलता है कि अवधी भाषा को मूल रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास है, सबसे पहले मुल्ला दाऊद के द्वारा करने का प्रयास किया गया। अब इसको पहली रचना क्यों मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी देखेंगे तो उन्होंने कुतवन की मृगावती को माना है, लेकिन संपूर्ण दृष्टिकोण से, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, जो सर्वसम्मति है वो है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन के द्वारा, जो पहली रचना है अवधी भाषा की साहित्यिक रूप में। तो अब इसमें क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं? तो इस रचना की विशेषता है कि यह साहित्यिक ठेठ अवधि में इसका जो है ठेठ अवधि का प्रयोग इस रचना में मिलता है। ठेठ अवधि का प्रयोग मिलता है पहली बार। और दूसरी इनकी विशेषता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मूल्यांकन के विषय में भी कहा है कि अवधी भाषा कितनी मधुर हो सकती है, अवधी भाषा की मधुरता, यानी कि अवधी भाषा कितनी मधुर हो सकती है, इस बात का परिचय मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन नामक पुस्तक में पहली बार साहित्यिक रूप में दिया गया है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं मुल्ला दाऊद के द्वारा। उसके बाद देखेंगे तो दूसरा जो नाम आता है वो है मंझन का। मंझन कवि हुए और इनकी रचना है मधुमालती। अब मधुमालती जो रचना है मंझन के द्वारा, इसमें देखेंगे तो इसमें भी ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया, ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद इसकी भाषा में भी जो है
तद्भव शब्दों का काफी अवधिकरण किया गया, तद्भव शब्दों का मिश्रण किया गया है। इस प्रकार से दूसरी रचना के रूप में मानते हैं जो साहित्यिक भाषा के रूप में आया है वो है मंझन की मधुमालती। उसके बाद तीसरी एक प्रमुख रचना है, वो सब जो अवधी भाषा को साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित करने का जो सर्वोत्कृष्ट रचना है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। पद्मावत का जो प्रकाशन हुआ है, उनके प्रकाशन पर तो वैसे विवाद है, लेकिन एक जो निर्धारित तिथि है उसको माना जाता है कि 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। अब इस रचना में पद्मावत में इस प्रकार से अवधी भाषा को लिखा गया, इतनी मधुर तरीके से, इतनी सारगर्भित तरीके से इसको लिखा गया है। पद्मावत में जानते हैं कि काफी ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा जो है आपको आधार बनाकर, प्रेम को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। पद्मावत में राजा रत्नसेन, उसके बाद पद्मावती, और राजा रत्नसेन की जो एक पत्नी का नाम है वो है नागमती। इन तीनों के द्वारा जो कथा बुनी गई है वो पद्मावत में इंगित है। तो कथा का यहाँ पर विश्लेषण करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये जानना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत की रचना जब की गई 1540 ईस्वी में, और इस रचना के द्वारा वो जायसी को काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि इसमें जो जिस प्रकार से नागमती का वियोग वर्णन है, पद्मावती का प्रेम प्रसंग, राजा रत्नसेन का प्रेम प्रसंग, और पद्मावत का जो दार्शनिक आधार है, जो एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अवधी भाषा को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया है जायसी ने पद्मावत जैसी रचनाओं को देख करके। उसके बाद अगर देखें, पद्मावत के बाद अगर देखेंगे तो नूर मोहम्मद का नाम आता है। नूर मोहम्मद ने एक ग्रंथ लिखा है हंस जवाहिर। उसी प्रकार से कुछ और नाम आप देख सकते हैं। नूर मोहम्मद के बाद जो है कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कुतुबन, मिर्गावती। इन सब रचनाकारों के द्वारा जो है अवधी भाषा का एक तरह से साहित्यिक भाषा के रूप में विकास देखने को मिलता है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में देखें तो प्रेमाख्यानक काव्य में प्रेम को ही आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई। अभी आपने जितने भी रचनाकारों के बारे में देखा है, उसमें से जितने भी रचनाकार, चाहे मुल्ला दाऊद हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, कुतुबन हो, मंझन हो, ये सभी रचनाकार एक विशेष संप्रदाय धर्म से आते थे, वो थे मुस्लिम धर्म। इन्होंने मुस्लिम धर्म से आकर के भी हिंदू धर्म ग्रंथ की रचना कथाओं को आधार बना करके, प्रेम की कथाओं को आधार बना करके तत्कालीन समय में जो है इन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू की और अवधी भाषा को आधार बना करके रचनाएं की है। उसी कड़ी में ये तो आपने देखा कि सूफी काव्य धारा में अवधी भाषा का विकास कैसे हुआ, साहित्यिक भाषा के दृष्टिकोण से। अब दूसरा हम देखेंगे एक पक्ष, वो है राम काव्य धारा। अब राम काव्य धारा में इसमें आप पाएंगे कि राम काव्य धारा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अवधी भाषा के विकास के लिए। राम काव्य धारा जब नाम आता है तो तुलसीदास का हूबहू तुरंत याद आ जाता है। तुलसीदास
और तुलसीदास का नाम लेते ही सबसे पहला जो एक स्मरण होता है लोगों को, वो होता है उसका रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसी रचना जो दुनिया के तमाम भाषाओं में अनुदित है, क्योंकि इनकी विशेषताएं इतनी अत्यधिक है, जो समाज को एक आदर्श मूल्यों के साथ, एक मर्यादा के साथ, एक आदर्श समाज की जो कल्पना है वो तुलसीदास के द्वारा की गई है। हालांकि देखें तो तुलसीदास ने दो भाषाओं में रचनाएं की है। एक वो भाषा है जो ब्रज भाषा कह सकते हैं, इसमें भी इन्होंने रचनाएं की है, और दूसरी भाषा वो है तुलसीदास का अवधी भाषा। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। तुलसीदास को ऐसा नहीं है कि ब्रज भाषा उनका कमजोर था, वो अच्छे से नहीं जानते थे और अवधी भाषा अच्छे से जानते थे, ऐसा नहीं है। तुलसीदास संस्कृत के भी विद्वान थे, संस्कृत पर भी बहुत अच्छा उनका पकड़ था, और साथ साथ तत्कालीन समय में जो जन भाषाएं थी, ब्रज थी और अवधी थी, उन पर भी उन्होंने काफी अच्छे साहित्य की रचनाएं की है। जैसे विनय पत्रिका की रचना देखेंगे तो ब्रज भाषा में है, रामचरित की भाषा उन्होंने अवधी को बनाया। अब अवधी भाषा चूंकि उस समय की जन भाषा थी, तो तुलसीदास ने अपने विशेष उद्देश्य के द्वारा उन्होंने अवधी को ही अपनी काव्य भाषा का आधार बनाया। अब इस राम काव्य धारा में देखेंगे तो जैसे कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जिस प्रकार से ब्रज भाषा के लिए काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने, उसी प्रकार से अवधी के विकास के लिए दोनों ने एक तरफ जायसी और दूसरी तरफ तुलसी, इन दोनों कवियों ने जो काम ब्रज भाषा में सूरदास ने किया, वही काम अवधी के लिए जायसी और तुलसी ने भी किया है। अब रामचरितमानस में उसके बाद देखेंगे तो और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिससे यह अवधी भाषा के मूल्यों का पता चलता है, उनके साहित्य का पता चलता है। इसमें अगर इसके पहले देखें, तुलसी से पहले भी, तो रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य ने एक दर्शन दिया, उसका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का एक दार्शनिक मत दिया, जिसको बाद में इनके शिष्य जो थे, रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद हुए। और रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय, एक संप्रदाय चलाया, और उस संप्रदाय के द्वारा जो है इन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। रामानंद के द्वारा राम भक्ति का प्रचार प्रसार जो है उत्तर भारत में किया गया, और उसी की कड़ी में आगे जो एक विकसित रूप देखते हैं राम भक्ति धारा का, वो है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी, उसको एक साहित्यिक गरिमा प्रदान की, जिसको कि आज जो विवाद काफी उठता रहता है कि साहित्यिक भाषा जो है, बोली किसको कहा जाए, भाषा किसको कहा जाए, तो बोली और भाषा का अंतर ही मिटा दिया। वो रामचरितमानस को अवधी में लिख करके, जायसी ने पद्मावत जैसे रचनाओं को दे करके, तो ये जो भाषा और बोली का जो विवाद था, आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में इसको भी खत्म किया है, अवधी का जिस प्रकार का साहित्य रहा है। तो आज हम लोगों ने जाना है कि किस प्रकार से जो है अवधी भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुई। तो आप जब उत्तर लिखेंगे, बीपीएससी के प्रश्न का उत्तर जब लिखेंगे कि साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी भाषा का विकास, तो सबसे पहले आप इसमें चर्चा करेंगे कि मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन की, और उसकी विशेषता है कि वो ठेठ अवधी का प्रयोग करते हैं, और उस ठेठ अवधी में इतनी मधुरता है, इतनी संवेदना उसमें जुड़ी हुई है, जो लोगों के हृदय को छू जाती है। इस प्रकार से काव्य रचनाएं मुल्ला दाऊद के द्वारा इसमें किया गया। अगला नाम जो उसमें आता है, जैसे मंझन का मधुमालती,
और जिसमें भी ठेठ अवधि का तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी तीसरा नाम है। इसी क्रम में आप उत्तर लिखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना को आधार बना करके इसका विश्लेषण करते हुए, और उसी कड़ी में आगे कुछ और रचनाकार है जिन्होंने इसको आगे तक ले जाकर के 17वीं शताब्दी कह सकते हैं वहां तक ले गए। अवधी भाषा में नूर मोहम्मद के द्वारा हंस जवाहिर, कुतुबन के मृगावती, और उसमें जो सूफी प्रेमाख्यानक थे। और फिर देखेंगे तो राम काव्य धारा, जो सूफी काव्य धारा और राम काव्य धारा, अवधि के दो तरह से आपको विश्लेषण करना है इसके उत्तर को। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा और राम काव्य धारा। राम काव्य धारा में आप रामानुजाचार्य के दर्शन जो विशिष्टाद्वैतवाद है इनकी चर्चा करते हुए, और रामानंद जो है रामानंदी संप्रदाय को स्थापना किया, और उन्होंने उत्तर भारत में तुलसी जैसे कवियों को प्रतिष्ठित किया। कह सकते हैं तुलसी ने अपने जो है रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधि बनाई, और तुलसी के द्वारा जो है आगे अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य में साहित्यिक भाषा के रूप में मध्यकाल में कैसे विकास हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।